माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी शब्द टिप्पणी। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आज यहाँ पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर, ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म। माननीय सर, प्लीज नो माननीय प्लीज। ये बिल क्यों जरूरी है ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप। एनके प्रेमचंद जी, एनके प्रेमचंद प्लीज। कोविड समिति जो गठित हुई उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया। स्पीकर सर, 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। Speaker sir, thank you very much for affording me this opportunity to speak on the introduction of the bill. Hey, Bhagaida, एनके प्रेमचंद जी, Dharmendra ji, sir, एनके प्रेमचंद जी। thank you very much, Mr. Speaker sir, for affording me this opportunity to oppose the introduction of the bill. प्लीज On behalf of my party, sir, on behalf of my party. एक सेकंड सर, कोविड समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया सर कि 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। ये दिखाता है कि देश के अधिकतर Supriya ji, sir, on behalf of my party,
क्या तरीका है? Sir, on behalf of my party, sir, Speaker sir, Speaker sir, Gagoji, Speaker sir, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, I vehemently oppose the introduction of the bill, this Constitution Amendment Bill. Sir, on 3 grounds, I will confine to the points the legislative competence only. I fully associate with the observations made by, very crisply, he has made it in a very good sense. I fully associate with the submission made by Sri Manish Tiwari. Sir, 3 grounds. Number 1 is, it attacked the basic root of federalism of the Constitution. And number 2, the provisions of the bill are uncertain and not clear regarding the conduct of elections in the Legislative Assembly subsequent to the notification making the appointed date. And the third one is, the statement of objects and reasons are not satisfying the contents of the bill. And one more thing is there, Article 368, I will elucidate it further. Sir, regarding, sir, I will be fully within the scope. Sir, drastic structural change in the electoral process in the legislative assemblies. All the states should have been properly consulted before bringing this legislation. I fully agree with the other learned members have already cited. By virtue of this bill, if it is made in law, definite, the state legislative assembly and the state will become the subordinates to the House of the People and the union government. That is essentially against the basic principles of the federal character. And see, sir, Article 368, I do agree with the government. Article 368 does not expressly mention about the legislature's consent, that is more than half of the legislative assembly's concurrence regarding this provision. But I would like to quote a case, that is Kinto Holohan versus Chichilu. In 1993, the 52nd Amendment was challenged, the validity of the 52nd Amendment was challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court has struck down 2 paragraphs of this act passed by the Parliament, 52nd Amendment, only because of the reason, those, sir, very technical points, sir, though there is no explicit provision in Article 368 so as to have the consent of the more than half of the legislature, even then, the Honorable Supreme Court has struck down 2 paragraphs of 52nd Amendment Bill, which is included in the 10th schedule. Sir, included in the 10th schedule. Disqualification of members due to defection by virtue of the anti-defection law. So, sir, the state has to be properly consulted. Federal character is good, and the third is a practical. I would like to know from the Honorable Home Minister. Sir, what point? Technical. No point. Sir, purely technical. One second. Sir, 2008, sir, 2027 and 2028. Sir, after you are proposing to have the appointed date on 2029. See the problem. After 2029, 17 state assembly elections have to take place. There is nothing is in the bill. Nothing is in the bill regarding.